जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को हम कल क्या पढ़ा दिए थे? केसेज वगैरह सब समझा दिए थे। पीडीएफ बोले थे देने के लिए। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, अभी दिए नहीं। बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं है, 10 लाइन का है। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, पीछे बैठ जाओ बाबू सब लोग, जल्दी जल्दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? राष्ट्र संघ। देखो बाबू, अमेरिका के नेतृत्व में, ये यूएसए है, यूएसए के नेतृत्व में जो देश एलाइड हुए, सब जो आपस में सहयोगी देश गठबंधन किए, सब वो ज़्यादातर पूंजीवादी देश थे। पूंजीवादी देश उसे कहा जाता है जिसमें सारी चीज़ें क्या हो, प्राइवेट हों। क्या चीज़ उड़ रहा है जी? बैडमिंटन में क्या है, इसका क्लास कर डिस्टर्ब करेगा ही। जाओ बाबू जाओ उधर, डिस्टर्ब करेगा, इसको भी नहीं बुझा रहा है। चल गया। हाँ, बैठे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, डिस्टर्ब नहीं करना, बैठ ले रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अमेरिका के सहयोग के ज़्यादातर देश पूंजीवादी देश थे। पूंजीवादी देश उन्हें कहा जाता है जिनका मार्केट ओपन रहता है, अपना सामान लाओ, बेचो, चले जाओ। तो पूंजीवादी देश थे। तो इन अमेरिका और उसके सहयोगी पूंजीवादी देशों को हम लोग कहे लोग पहली दुनिया के देश। क्या कहा गया? पहली दुनिया के देश। वहीं दूसरी ओर रूस था जो साम्यवादी देश था। क्या था? यूएसएसआर था, रूस तो था नहीं, यूएसएसआर था उस समय। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी सोवियत संघ कहलाता था। क्या कहलाता था? सोवियत। इसके ज़्यादातर देश जो थे वो साम्यवादी कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट देश में कुछ भी करिएगा तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपकी रूल रेगुलेशन नहीं लगेगी। गवर्नमेंट उसमें बहुत इंटरफेयर करती है। जैसे व्हाट्सअप आपका चाइना में नहीं चलने देगा, यूट्यूब चाइना में नहीं चलेगा, गूगल नहीं चलता वहाँ पे, चाइना अपना बना के रखा हुआ है। वी चैट वगैरह लिया है, समझे? वी चैट तो उसका एप्लीकेशन है, उसका अपना टिकटॉक है, समझे? जैसे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से प्रेरित होकर इंस्टाग्राम आया है, और ये यूट्यूब का जो शॉर्ट वीडियो है। तो ये लोग जो है, हम लोग किस में आएंगे? हम लोग तो न समाजवाद, न साम्यवाद है, न पूंजीवाद है, हम समाजवाद है। हम लोग समाज का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, समाज के लिए जो चीज़ें सही हैं वो सही है। तो यूएसएसआर के जो एलाइड देश थे जो इनके सहयोग में चलते थे, उन्हें कहा गया दूसरी दुनिया। कौन सी दुनिया? दूसरी दुनिया। अब अमेरिका चाहता था कि ज़्यादातर लोग अमेरिका के फेवर में चले आएँ, अमेरिका के फेवर में चले आएँ। इसलिए अमेरिका जो है रूस के सहयोगी देशों पर आक्रमण करते रहता था, उनके अंदर कूटनीतिक प्रवेश करा के विवाद उत्पन्न करा देता था। जैसे कोई देश है, जैसे मिस्र है, मिस्र सपोज कीजिए कि रूस का सहयोगी है, तो रूस का सहयोगी हो गया मिस्र, यानी दूसरी दुनिया का हुआ। तो अमेरिका क्या करता था, डायरेक्ट मिस्र पे हमला नहीं करेगा, हथियार और पैसा इजराइल को दे देगा और कहेगा मार दबा के एकदम भयानक, मार के इजराइल को पूरा छीछा लेदर कर दिया इजराइल इसका। अब बेचारा क्या करेगा, तो इसका सहयोग छोड़कर ये चला गया किस दुनिया में? पहली दुनिया। उसी तरह पाकिस्तान जो था,
वो अमेरिका के फेवर में था। तो रूस जो है ना भारत को भर भर हथियार दिया, कब मारे को जितना मार सकते हो। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे तुरंत सुअर जैसन पैदा हो जाता था 20-20 को हर साल, मारे तो हम लोग दबा के हैं इन को, लेकिन इतना पैदा होता है सब नहीं। एक आदमी यहाँ 8-8-9 को भी आके ले पाकिस्तान में। अरे अजब हाल है यहाँ पे। तुम पाकिस्तान की जनसंख्या देखोगे तो पागल हो जाओगे। एक एरिया भी तो उस हिसाब से रहना चाहिए। अब इस सब का कोई उपाय नहीं लगता है। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के चक्कर में बड़ी मार हुआ। इस युद्ध में डायरेक्ट अमेरिका नहीं कूदता था और डायरेक्ट रूस भी नहीं कूदता था, वो दोनों एक दूसरे के सहयोगियों पे इनडायरेक्ट हमला करता था। जो अमेरिका, अब जैसे यहाँ पे क्यूबा है, क्यूबा जो था वो रूस के फेवर में था। क्यूबा किसमें था? रूस के फेवर में। तो रूस चाहता था ज्यादा से ज्यादा देशों को अमेरिका के खिलाफ किया जा सके, और अमेरिका चाहता था ज्यादा से ज्यादा देशों को रूस के खिलाफ। इसी बीच रूस ने क्या हुआ, बहुत बहुत भयानक हुआ है। रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर दिया? अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को हथियार दिया। अमेरिका के स्टूडेंट्स को हथियार दिया। हाँ, अफगानिस्तान के, अमेरिका ने अफगानिस्तान के स्टूडेंट को क्या दिया? हथियार, बम बारूद, हथियार, ट्रेनिंग सब दिया, इंटेलिजेंस, पैसा वैसा सब दिया। कहा मारो रूस को जितना मार सकते हो। तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने रूस को मारना चालू किया और बड़ा स्टूडेंट यूनियन बना लिया वहाँ पे। उसी को कहा जाता है तालिबान। तालिबान स्टूडेंट्स थे और उनको हथियार किसने दिया? अमेरिका। 20 साल लगा दिया, 10 साल में अमेरिका को रूस को मार के भगा दिया। भाग यहाँ से, रूस बेचारा चला गया, रूस चला गया। इन सब के पास हथियार हो गया ज्यादा। ये हथियार का यूज अमेरिका के खिलाफ करने लगा सब। इसमें निकला ओसामा बिन लादेन, मारा अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। अमेरिका ने तालिबान को कहा कि तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है, हमको लाओ, मारेंगे हम उसको। तो कहा आओ तोरो फरिया ले तू। अमेरिका यहाँ आ गया। कौन आ गया? अमेरिका। कहा कि बर्बाद कर देंगे तुम लोग को, हम ही हथियार चलाना सीखा, हम ही को मारोगे, हमरे बिल्ली हम ही पे मियाऊं। आया अमेरिका, तालिबान वाला सब मारना चालू किया। से किसको? अमेरिका को। इस बार हथियार दे रहा था रूस। मार मार जितना मार सकता है। इधर से चाइना दे रहा था, मार जितना मार सकता है, मार एकदम उधिया दे, एकदम धुआं धुआं कर दे यार। तो रूस इधर से, अमेरिका उधर से। 20 साल तक अमेरिका यहाँ रहा। 20 साल के बाद अमेरिका को यहाँ से भी भागना पड़ा कि भैया हम नहीं लड़ पाएंगे तुम लोगों से। अफगानिस्तान से भागा। तो ये लड़ाई पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की जो लड़ाई थी उसे कहा गया शीत युद्ध, कोल्ड वार। शीत युद्ध में डायरेक्ट अमेरिका और रूस नहीं लड़े थे, बल्कि ये दूसरे को चढ़ा के लड़ रहे थे। और शीत युद्ध तो रिश्तेदारी में तो खूब होता है, देखते हो। शीत युद्ध कभी कभी घर में हो जाता है, बुआ आके करा देती है। बुआ सबसे नहीं होता है यही चीज। तुम लोग भी तो बुए बनोगी लोग। हाँ हाँ, ये सब ठीक है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो शीत युद्ध समझ में आ गया। महिलाओं में ज्यादातर शीत युद्ध होता है, पुरुषों में सीधे युद्ध होता है। चल तोरा फरिया ले तो बाहर निकल। शीत युद्ध किसमें होता है? महिला। राजनीति में क्या होता है? शीत युद्ध। राजनीति में शीत युद्ध होता है। आगे बढ़े। बीपीएससी में भी यही हो रहा है, शीत युद्ध। हाँ बिल्कुल, बीपीएससी में शीत युद्ध हो रहा है। बीपीएससी में कैसे शीत, और सरकार का बस चले तो हमको उठा के उत्तरी कोरिया फेंक दे। लेकिन उन सबको पता है कि हमको जहां फेंकेगा फिर आप लोग उन सबका जीना आराम कर देंगे, नहीं समझे? तो सब एक ही बात का डरा हुआ है आप लोगों से, नहीं समझे? और जिसको जिसको चुनाव लड़ना है ना इस साल, वो कोनो नहीं बोल रहा है। वो बोलवा रहा है किससे? अपने प्रवक्ता एमएलसी एन लोग से। जिसको चुनाव लड़ना है वो आप लोगों से नहीं बोल रहा है, समझे? काहे जाएंगे नहीं गौवा वोट मांगने? तो शीत युद्ध होता है। ऐसा आदमी से भिड़ा यहाँ पे। तो शीत युद्ध में पूरी दुनिया पिटाई थी।
इधर से बम मारा उधर। दुनिया में सबसे, अब अमेरिका हथियारों का व्यापारी, जैसे हम लोग खेती के पे डिपेंडेंट है, अमेरिका हथियार पे डिपेंडेंट। तो हथियार में बड़ी ज्यादा फायदा होता है। अब 600 करोड़ का एगो मिनिमम जहाज जो आएगा 600 करोड़ का, कितने का? 600। और तुम 100 साल खेती करोगे तो 600 करोड़ नहीं कमा पाओगे। तो अमेरिका ने कहा कि काहे लिए खेती उती करेंगे, मिनिमम है इतना। अब हम लोग का डिफेंस बजट देख, हर साल हम लोग कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ का हथियार, बम बारूद गोला बाहर से खरीद के लाते हैं। मिनिमम 50 हजार करोड़ का मिनिमम खरीद के लाते हैं। तो अमेरिका का यही बड़का बिजनेस है। तो ये यहीं पे हम लोग खेती उती में ना दवाई वही छिड़कते रहते हैं और उधर हथियार उथियार बनाते रहता है। तो अमेरिका का उद्देश्य दुनिया में कहीं लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अमेरिका का एगो प्रेसिडेंट आके, जो बाइडेन, पुतिन चढ़ा दिया जेलेंस्की को यूक्रेन पे, मार दे पुतिन को मार। और दूसरा का आया तो कहा काहे मारा रे तुम उसको। तो ट्रंप आया तो जेलेंस्की को कह रहा है काहे मारा तुम रूस, अब तो फरियाओ जो। इन लोग का काम क्या, केवल और केवल क्या करना है, हथियार बेचना है। और अमेरिका ने यूक्रेन को दिया पैसा किससे लड़ने के लिए, रूस से। अब कह रहा है कि पैसा वापस तुम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो लिथियम है, टाइटेनियम है, इस सब का भंडार हमको दे दो। तो रूस कह रहा है कि ठीक है तुम ले लो, और जितना हम कब्जियाए हैं मेन भंडार वाला वो हम ले लेते हैं। अब बांट देगा सब किसको, यूक्रेन को। यूक्रेन को ही बांट देगा। आगे बढ़े सर। 4 लाख करोड़ डिफेंस बजट है। हाँ बाबू, डिफेंस बजट तो है ज्यादा, लेकिन ये 4 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ सैलरी, पेंशन, खाना पीना, पेट्रोल डीजल में चल जाता है। डिफेंस बजट हम लोग का बहुत ज्यादा नहीं है जितनी बड़ी सेना है। आगे बढ़े। शीत युद्ध समझ में आ रहा है? तो बताइए भारत को पहली दुनिया में होना चाहिए कि दूसरी दुनिया में? भारत किस दुनिया में था? हम लोग कहें कि दोनों में से कोनो में न जीतो, भाग यहाँ से, दोनों में से किसी में नहीं जाएंगे। तो भारत चला गया तीसरी दुनिया में, और रूस के फेवर वाले दूसरी दुनिया, अमेरिका वाला। तो तीसरी दुनिया वाले जो कहें सब, इन्होंने कह दिया कि नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नैम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, ना हम इस गुट में रहेंगे ना हम इस गुट में रहेंगे। तो इसी को कहा गया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। देखिए, और इसी को कहा गया तीसरी दुनिया। कौन सी दुनिया? तीसरी दुनिया। क्या क्या गया? तीसरी दुनिया। आगे बढ़े। 94 लाख करोड़ मार्केट में डूब गया। इस शेयर मार्केट तो डूबते रहते हैं सब, ठीक है। और शेयर मार्केट में तुम लोग घुस, ये नहीं कि चल जाए अपना अंबानी बनने एक के दिन में। कई कई तो लोन लेके शेयर बाजार में पैसा लगाया, खेत बेच के पैसा लगाया है, पिताजी के सेविंग पैसा अकाउंट में से चोरी से निकाल के लगा दिया। क्या? तो पिताजी एक दिन खुश होंगे कि बेटा तो एक ही बार अंबानी बन के आया है। कामचोर लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे, याद रखना। शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, मेहनत करेगा कोई और, बबुआ को धक्का-धक करोड़ों रुपया आएगा। बकैती यहाँ के सब यहाँ पे शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे लोग, और एक से एक रहेगा सब सिखाने वाला। शेयर बाजार में पैसा लगाओ, तुम्हारे बदले काम कोई और कर रहा है। वो समुद्र के किनारे बैठ के तुम नींबू पानी पीना, हाँ, नारियल पानी। अरे नहीं, समुद्र के किनारे नींबू पानी पीता है। वो सोडा पानी नींबू रहेगा, और मैं नींबू काट के आधा धसा डले रहता है सर, और मेरे को धसा देगा, एगो पाइप लगा देगा। ये सब चीजों से ना पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है। चम्मच, स्लाइस, ये सबसे खाने से पाचन ठीक नहीं होता है। रीजन क्या है ना कि बॉडी को बैलेंस टेम्परेचर करना होता है, और जब हम खाना से हाथ से उठा खा रहे होते हैं ना, तो सेंस हो जाता है ब्रेन को कि किस टेम्परेचर का खाना है। उस टेम्परेचर के हिसाब से अंदर का सारा पासवर्ड सेट कर देता है कि खाना इसी टेम्परेचर से आ रहा है, और तब डाइजेशन जल्दी होता है। चम्मच से उठा खा लेने पे ना उसको पता नहीं चलता है खाना किस टेम्परेचर, अब इसमें चल जाता है, तब उस सेट करता है यार ये तो उतना गर्म ठंडा नहीं है यार। सबसे अच्छा अपना हाथ से खाओ, समझे। तुम हाथ से खाओगे तो ये चमचवा से खा रहा है सब, ये अपने आप को बड़ी फर्चीन समझता है। सीबीएसई वाले चम्मच से खाएगा, कहीं कहीं मजबूरी है वहां चल जाएगा। कुछ खाने का चीज ही ऐसा है जिसको चम्मचे से खाना पड़ता है, चाट वगैरह। कैसे कैसे खाएगा? चाउमीन
आगे बढ़े तो हम किस दुनिया में आते हैं? तीसरी दुनिया वाले देशों को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, तीसरी दुनिया। इसी को आ गया विकासशील देश। कौन सा देश? विकासशील देश। तो जितने विकासशील देश थे वो किस में चले गए? विकासशील देश तीसरी दुनिया में चले गए। तो पहली दूसरी दुनिया, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, ये सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पहली दूसरी दुनिया तीसरी दुनिया सब समझ में आ गया? वैसे विकासशील जो जो किसी गुट में नहीं थे उन्हें तीसरी दुनिया दक्षिणी दुनिया कहा गया। इन्हीं को विकासशील देश या गुट निरपेक्ष भी बोला जाता है। गुट निरपेक्ष भी यही थे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है? राष्ट्र संघ। तो ये तो 2020 आ जाएगा, 1920 आ जाएगा राष्ट्र संघ। पहली दूसरी दुनिया समझ में आ गया ना? अब देखते हैं क्या चीज? राष्ट्र संघ। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ क्या था? देखो 1919 से 14 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। यह युद्ध वर्साई की संधि 1919 में समाप्त हुआ था। वर्साई की संधि 1919 में समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप वाले लड़े थे सब, और ये दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है सब, नोबेल प्राइज दे रहा है सब। छोटा तुम ही पहली युद्ध लड़ा है, प्रथम विश्व युद्ध, और तुम ही द्वितीय विश्व युद्ध लड़ाई लड़ा है, और दूसरे को ग्लोबल वार्मिंग सिखाएगा, दूसरे को ग्लोबल वार्मिंग सिखाएगा। यूक्रेन में मार बम से धुआं धुआं कर दिया है। जापान में परमाणु बम जितना तबाही हुआ था उससे ज्यादा इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा पट्टी में बारूद गया है। इनकी अपनी लड़ाई है और इतना प्रदूषण हुआ है। लेकिन हम लोग दिवाली में एगो पटाखा छोड़ देंगे ना, धाए दोनों अमेरिका चिल्लाएगा ओजोन परत गल गया, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया, धरती उलट गया। नहीं समझे? तुम बड़का बारूद मार रहा है, ओरिजिनल तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग दिवाली में 2 फोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसे एगो हमरों को ऐसे भाषण दे रहा था और बड़ा इंटेलेक्चुअल अपने को समझता। हम तो अब तो उम्र रहा नहीं बम बारूद छोड़ने वाला पटाखा, लेकिन हम एगो स्पेशल मंगाए थे, स्पेशल मतलब बना के वहां पे, और जबरदस्त आवाज करने वाला, ओके दुआरिये पे छोड़े थे। दुआरी दहल गया कि सच्चे को न मार दिया। हमको भाषण दे रहा था। उसको हम कहें कि जो ये यूक्रेन पे बम गिर रहा है इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, ये जो इधर से गाजा धनाधन मिसाइल मार रहा है, उसकी हमास वाले इजराइल पे अंधाधुन मार रहे हैं सब, भले एक को लगे चाहे ना लगे, वो सब का अनर मिसाइल होता है गाजा वालों का। घमंड में चूर, घमंड में चूर, आनहर मिसाइल मार रहा है, उधर से इजराइल मार रहा है। तो तुम्हारा प्रदूषण हो रहा है तो इस पे नहीं बोल रहा है। हमारा दिवाली से थोड़ा ढेर प्रदूषण हो रहा है, समझे? तो ये सब जो थे सब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना अंग्रेज वगैरह थे, ये यूरोप वाले सब पूरी दुनिया में तबाही ला दिए थे सब, पूरी दुनिया तबाह तबाह कर दिया सब यूरोप वाला सब। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यूरोप में जब तबाही हुई तो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जैसे अभी देखिए यूक्रेन को जब तक अब कोई आर्थिक मदद नहीं देगा वो खड़ा नहीं हो सकता है। पूरा हाईवे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब तबाह हो चुके हैं। तो उसको कोई ना कोई बैंकिंग सिस्टम बाहर से हेल्प करने वाला चाहिए। हम गाजा पट्टी, गाजा को तो सिंधु सभ्यता बना दिया इजराइल मार के, खंडहर करके रख दिया गाजा को, समझे? और एक समाज का एक हिस्सा है जो ये उम्मीद लगा के रखा है कि कोई बोले तो गाजा के लिए अच्छा अच्छा बात बोले कि जरूर सही हो जाएगा गाजा, ये वो दुनिया भर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या तो भाई अब हकीकत ये है, हमारे अच्छा बोलने से थोड़ी चीजें अच्छा हो जाएगी। मार के उसको मरा दिया सिंधु सभ्यता। अब गाजा और फिलिस्तीन के लोग अगले 20 साल तक अपन घर का मरम्मत करेगा। लोग ईंटा टूट गया, घर टूट गया, दोबारा हटाओ, कचड़े हटेला में अभी तो जितना बम मरले ना तो कचड़ा हटेला में उनको 5 साल लगेगा। और इजराइल तो यही चाह रहा था। उसने क्या किया? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया यहाँ पे, जिनकी पढ़ाई थी ग्रेजुएशन अटक गया, एमबीबीएस वालों का अटक गया, इंजीनियरिंग वालों का अपना अटक गया, किसी का जमीन उमीन का सर्वे डाटा वाटा सब गया, सरकारी ऑफिस में आग लग गया, पढ़ने वाले स्टूडेंट चले गए, छोटे छोटे बच्चों में डर बैठ गया। अगले 20 साल तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे, फिर मार के उनको पीछे घर घसीट देगा। हमारा इस सब से अब कुछ लोग का कहना है कि सर आप फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। पहली बात कि हम फलस्तीन के नागरिक नहीं हैं, हम आई एम अकाउंटेबल ओनली फॉर इंडिया, ठीक है? हम उन लोग के निवासी नहीं हैं। दूसरा क्या चीज है कि फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। भाई फलस्तीन को कहो पढ़ाई करो, परमाणु बम बनाओ, पटक दो,
ठीक है, ये इमोशन क्या होता है कि भाई हमारे कहने तो, अब जो सपोर्ट में है वो उसको पैसा दो, तुम ही जाके ट्यूशन पढ़ाओ उसको। तुम्हारे यहाँ कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, बनाओ एपीजे अब्दुल कलाम, बताओ एक अटल बिहारी वाजपेयी, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने परमिशन दिया, अटल एपीजे अब्दुल कलाम भड़का दिए परमाणु में, आओ कौन आओ मार देंगे, सीधाने फोड़ देंगे, जो समझ रहे कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या मतलब है इसमें, लेकिन एक हिस्सा है समाज का जिसको बस मतलब वही सुनना। भाई आपका जगत पीछे धंस गया, 70-80 हजार मरे हैं लोग फिलिस्तीन में, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। इस पे तो बोलिए किसकी गलती से मरे हैं, जब तुम्हारे पास लड़ने की उतनी क्षमता नहीं है तो काहे घुस जाता है। हम लोग की भी लड़ाई चाइना से है, पाकिस्तान से, पीओके लाना है, चाइना से कश्मीर का मुद्दा है, तो क्या हम अभी जाके लड़ ले, समय आए उस हिसाब से तो लड़ेगा आदमी। अच्छा, जो सपोर्ट में है उनका भी कहना है कि हम सपोर्ट में हैं। भाई इजराइल में ये है क्या चीज, फलस्तीन, और दुनिया के सबसे धनी मुस्लिम देश यहीं रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम यहीं रह रहे हैं। इसके बावजूद आपको यहां देखना पड़ रहा है, तो आप कहिए कि भाई कोनो काम के नहीं है सब, इतना छोटा सा ये पूरे के पूरे अरब है, यूएई है, हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी, हाँ तो जाओ वहां हबीबी करो। बताइए, यहां से यहां हम लोग से मदद मांगना पड़ रहा है, इट मीन्स ये किसी काम के हैं सब नहीं। तो ये पहली दूसरी दुनिया की लड़ाई में आज भी पीस रहे हैं सब। ये अरब वाले अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करेंगे ना, तो अमेरिका दो छुरी कसेगा किसको, इजराइल को, मार के कब्जा लो थोड़ा सा जमीन, कब्जा लेगा जमीन। सीरिया की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना, हाँ पूरा सीरिया में घुस चुकी है, 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना। तो ये अपना कर रहा है सब, इस अपने कोनो काम का नहीं है। तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में ना पूरी दुनिया जर्जर आ गई थी। अब इजराइल को कोई नहीं मदद करने वाला चाहिए, कोई यूक्रेन को चाहिए। तो उस समय 10 जनवरी 1920 10 जनवरी 1920 अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन बहुत अच्छे इंसान थे। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा ना सब्जेक्ट, उसमें वुडरो विल्सन की थिंक के बारे में पढ़ना है। इन्होंने कहा क्यों ना हम लोग एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें हर देश की भागीदारी हो, और वह संगठन समाज की भलाई में हो, पब्लिक की भलाई में हो, और युद्ध को रोके, आपसी गुटबाजी को रोके। तो इन्होंने कहा कि ऐसा संगठन बनाया जाए, और उन्होंने संगठन को बनाया स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में। स्विट्जरलैंड क्यों चुना, सेंटर में था एक तो ये कोई बहुत बड़ा का कारण नहीं है। हवाई जहाज से आना है, सेंटर में रहे या कोना में रहे उसे क्या मतलब बनता है। अमेरिका से जिसको आना है वो स्विट्जरलैंड भी आ सकता है, तो तुर्की भी आ सकता है। स्विट्जरलैंड प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में किसी की ओर से नहीं था, समझा गया, किसी की ओर से नहीं था। तो स्विट्जरलैंड में इन्होंने बनवाया एक तो लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को जिम्मेदारी दी गई कि लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। इसे कहा गया कि आप दुनिया के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके पास दुनिया के जितने लोग हैं वो बजट देंगे, कुछ कुछ पैसा और कुछ कुछ डॉक्टर देंगे, रिसर्च करेंगे। एक ही जगह क्यों ना रिसर्च हो। पता चला मलेरिया के रिसर्च इंडिया में भी हो रहा है, मलेरिया के रिसर्च जापान में भी हो रहा है, मलेरिया के चाइना में भी हो रहा है। एक के बीमारी का 100 जगह रिसर्च हो रहा है, 100 जगह पैसा बर्बाद हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के लीग ऑफ नेशन को दे दें, और अपने वैज्ञानिक अपने डॉक्टर भेज दे, और यहीं से रिसर्च हो, जो दवा बनेगा सब लोग यूज करना। पोलियो का भी रिसर्च यहीं दे दीजिए, दवा बनेगा तो सब लोग यूज कर लेना। तो कितना बेहतरीन दिमाग था वुडरो विल्सन का। तो इन्होंने यहां बनाया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि देखिए फसल खराब हो जाती है, किसी देश में सूखा पड़ जाता है, किसी देश में एक्स्ट्रा फसल हो जाती है, तो बफर स्टॉक फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन उन्होंने बना दिया। यहाँ पे दुनिया को व्यापार करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि एक देश दूसरे देश के ऊपर व्यापार थोपे नहीं, सामान न थोपे। ऐसा नहीं है कि हम खरीद ले तुम कोई खरीदने जाए। जैसे सऊदी अरब है, पेट्रोल निकालना रोक देगा, नहीं निकालेंगे, क्या कर लोगे,
सोचो पूरी दुनिया में क्या हाल होगा। सऊदी अरब अगर कह दे कि हम पेट्रोल नहीं निकालेंगे, सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। भारत सरकार कह दे कि ना हम हल्दी, गेहूं और चावल का निर्यात नहीं करेंगे, बेचारा खाएगा सब कहा। बहुत बहुत झमेला है ना। गूगला कल को कहने लगे कि हम सबका इंटरनेट बंद कर रहे हैं, जो सब बंद, क्लास बंद, मोबाइल बंद। गूगल की कंपनी है एंड्रॉइड जो आपके मोबाइल को चलाती है। कोई भी एप्लीकेशन जो होता है ना वो एंड्रॉइड पे जाके सेट होता है। एंड्रॉइड इज ए मदर एप्लीकेशन। आप देखिएगा व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप को इंस्टॉल करना पड़ता है किस पे? एंड्रॉइड पे। फेसबुक को इंस्टॉल करना पड़ता है एंड्रॉइड पे। कुछ भी कीजिएगा एंड्रॉइड पे चला। आपका बैंक है, फोन पे है, पेटीएम है, जो भी है उसको इंस्टॉल किस पे करना पड़ता है? एंड्रॉइड पे। और गूगल ही एंड्रॉइड उड़ा दे, हाँ कहानी खत्म। साइकिल से चलेंगे लो तब आगे बढ़े। तो इन्होंने बहुत बहुत काम किया, लेकिन समझ। और एक और चीज क्या था इनमें? एक था कि युद्ध को रोकना है, युद्ध नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? युद्ध नहीं होने देना। वुड्रो विल्सन ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। पूरी दुनिया को कहा कि आप अपने अपने संसद से प्रस्ताव लाइए कि मैं यूएनओ का, मैं लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता हूं, आप इसके सदस्य बन जाइए। ब्रिटेन अपनी संसद में प्रस्ताव लाया कि वह लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता है। ब्रिटेन सदस्य बन गया, जर्मनी सदस्य बन गया, रूस सदस्य बन गया, पोलैंड सदस्य बन गया। तो धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई। वुड्रो विल्सन ने अपनी संसद में ले गए कि भाई अमेरिका भी इसका सदस्य बनेगा, तो अमेरिका संसद से पास नहीं हो पाया। जो लाया लीग ऑफ नेशन, जो दिमाग लगाया, उसी की संसद ने पास नहीं किया। क्या जरूरत होने जेला बिना नहीं पास होंगे। अजीब हाल हो गया। अब सोचिए जो पूरा आइडिया ला रहा है, दिमाग ला रहा है, वही पूरा अट जाए तो दिमागी काम करना छूट जाएगा। लेकिन संगठन किसी एक इंसान से नहीं चलता है। संगठन आगे बढ़ा, संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, मलेरिया उन्मूलन पे काम किया, प्लेग उन्मूलन पे काम किया, कई जगह जो था युद्ध रोकने में सफल हो गया। लेकिन यूगोस्लाविया में युद्ध हो रहा था, उसको रोक दिया लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन एक युद्ध को नहीं रोक पाया, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जैसे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, पूरी दुनिया आपस में लड़ाई लड़ ली और लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। क्योंकि इसका मुख्य अस्तित्व था कि युद्ध को नहीं होने देना है, लेकिन जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण को ये नहीं रोक पाया। जबकि दोनों इसके सदस्य थे, फिर भी नहीं रोक पाया और स्टार्ट हो गया द्वितीय विश्व युद्ध और लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया। लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया। किसी को दिक्कत? लीग ऑफ नेशन किसकी दिमाग थी? वुड्रो विल्सन। अच्छा भी काम किया था, खराब भी काम है। प्रथम विश्व युद्ध पूर्णतः 1919 में वर्साई की संधि के तहत समाप्त हुआ। इसे समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने जेनेवा में लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया। यह लीग ऑफ नेशन उस समय विश्व में मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाया था। सबसे ज्यादा जान लिया है मलेरिया, सबसे ज्यादा जान किसने लिया है? मलेरिया ना जान लिया। अभी भी हो जाता है लेकिन अब तो ठीक हो जाता है। क्लोरोक्विन उसकी दवा आती है, मलेरिया की सही हो जाता है। इसका जिस देश को इसका सदस्य बना था अपनी संसद से उससे अनुमति लेनी होती थी। इसका संस्थापक अमेरिका खुद इसका सदस्य अनुमति नहीं ले पाए। इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशन उस समय कुछ नहीं कर पाया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस घटना के कारण द्वितीय विश्व प्रारंभ हो गया और लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। मुख्यालय कहाँ था? समझ में आ गया? क्या हो गया इसमें? हो गया सर? हाँ हो गया। लीग ऑफ नेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूएनओ। क्या देखेंगे? लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गया। अब फिर अमेरिका आया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में। 1945 में तो 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका ने फिर एक झुंझुना लाया। अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। इन्होंने कहा कि एगो रहेगा यूएनओ। क्या रहेगा?
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहा कि इसका मुख्यालय मेरे यहाँ रहेगा, उधर नहीं देंगे, इसका मुख्यालय मेरे यहाँ रहेगा। लीग ऑफ नेशन का, यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका में रहेगा। अब बाकी ऑफिस छोड़ दिया जनेवा में, बाकी ऑफिस छोड़ दिया जनेवा। इसलिए देखिएगा कुछ और पूछेगा तो उसका ऑफिस अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या मार दीजिएगा जनेवा में। याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या मार दीजिए जनेवा में मार दीजिए। जैसे WHO जनेवा, WTO जनेवा, अफ्रीकी एकता संगठन जनेवा में नहीं, अदीस अबाबा में। अफ्रीकी एकता संगठन जनेवा में क्या करेगा? हम बस ऐसे पूछ रहे थे कि तुम लोग खाली जनेवा जनेवा चिल्लाएगा। अब जो याद नहीं है उसको जनेवा मान देंगे। हाँ, पटना का पुराना नाम नहीं याद तो, नहीं याद तो मार दो जनेवा। आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यहां पे हो गया यूएनओ का सदस्य बन गया अमेरिका। इसमें लीग ऑफ नेशन का बन पाया था, अमेरिका का सदस्य यूएनओ का सदस्य बन गया। इसने क्या किया, यूएनओ ने बहुत समझदारी दिखाया। इसका भी उद्देश्य है कि युद्ध नहीं होने हैं। इसमें इसने कई संगठन बना दिए। कहा कि इसकी वर्किंग जो रहेगी बड़ा जटिल रहेगी। 6 पार्ट बना दिए। कितना पार्ट? 6 पार्ट बना दिया इसका, ठीक है। एक बनाया महासभा। क्या रखा? महासभा। कहा जो जो इसका सदस्य है वो महासभा का सदस्य है, जो जो यूएनओ का सदस्य है वो महासभा का सदस्य है। 193 फिलहाल देश है, 193 जो किसके सदस्य है? महासभा। आप सुनो ध्यान से। फिलिस्तीन कहता है कि हम भी देश की मान्यता दे दो, तो इजराइल कहता है तुम देश नहीं है। तो कहता है तो हम जाएंगे कहां? अगर हम देश नहीं है तो हम जाएंगे कहां? जमीन का टुकड़ा। तो अमेरिका कहता है नहीं नहीं, इसको सदस्य नहीं बनाना है। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हमें अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी है, अपने सामने यूएनओ को खड़ा कर देना है और यूएनओ बर्बाद कर देगा उस चीज को। जैसे नेता अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता है, पुलिस को सामने कर देता है, पुलिस सामने कर देगा, ये एजेंसी है सब उसको सामने कर देगा। अब आप ही मान के चलिए कोई बहुत बड़े मंत्री हैं, नेता है, आप ही प्रधानमंत्री है, लगा दो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीबीआई, एनआईए, रॉ, आईबी सब लगा दे, समझे। उसी तरह अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं। अब सोचिए फिलिस्तीन को कहता है कि तुम देश नहीं है। अब तुम ये चीज पूरी दुनिया में किसी देश के ऊपर लगा के देखो, वहां युद्ध होगा। कल्पना करो कल को कोई नेपाल को कहे कि तुम देश नहीं हो, नेपाल शांत बैठेगा? और इसके अलावा कहता है तुम सेना नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते, नौसेना नहीं रख सकते। अब भारत पे लगा के देखो इसको। कल को कोई भारत से कहे कि आप देश नहीं हो और आप सेना नहीं रख सकते हो, नौसेना नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते, क्या अगले दिन हम लोग शांत बैठेंगे? तो उसी टाइम आदमी मारना चालू करेगा यहाँ पे। तो अब आप कह रहे मारेंगे कि नहीं मारेंगे? लेकिन अमेरिका सोचो, अमेरिका जापान पे परमाणु बम मार दिया, दिस इज नॉट क्राइम। अमेरिका उठ के 10 साल तक अफगानिस्तान को मार दिया, नहीं क्राइम है। 20 सालों तक तालिबान को हथियार दिया, ये क्राइम नहीं है। ओकर बिल्डिंग गिरा तब क्राइम है। तुम्हारे परमाणु बम से जापान का जो शहर गिर गया वो क्राइम नहीं है। एक जहाज लड़ गया तुम्हारे बिल्डिंग में तो क्राइम है, समझ रहे हो? तो आप अमेरिका में मतलब गिरगिट उर्गिट जो होते हैं सब शर्मा जाएंगे इनसों के सामने, गिरगिट उर्गिट शर्मा जाएंगे। आप सोचिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके लिए क्राइम नहीं है। ये सब एकदम खतरनाक है सब। तो अमेरिका ने पहले जो यूएनओ बनाया गया, इसका संगठन मजबूत किया गया कि सभी लोगों को क्या कर दिया? महासभा का सदस्य बना दिया। महासभा का क्या बना दिया? सदस्य। उसके बाद रखा है सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सबसे मजबूत संगठन है इसका, सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल जो है 10 + 5 टोटल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? ये 5 कभी बदलते ही नहीं है, ये हमेशा बदलते रहते हैं, हर 2 साल पर, हर 2 साल पे बदलते। तो यूएनओ का सबसे मजबूत संगठन कौन सा है?
किस देश पर हमला करना है कौन डिसाइड करेगा? सुरक्षा पर। कहाँ युद्ध रोकना है कौन डिसाइड करेगा? किस देश पे प्रतिबंध लगा देना है कि इससे ना व्यापार करना है, ना वाणिज्य करना है, ना इस पे एयरपोर्ट खोलने देना है, ना यहाँ बंदरगाह देना है, कौन डिसाइड करेगा? सुरक्षा परिषद। कौन सा देश यूएनओ का सदस्य बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? किसे यूएनओ से बाहर कर देना है कौन करेगा? सुरक्षा। और इसमें 5 गो अस्थाई हैं जिनका डिसीजन सुना जाएगा, बाकी इन लोग को बस ऐसे रखा जाएगा कि हाँ आपकी भी बात सुन लेते हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और केवल कौन? 5, केवल 5, यही क्या सुना जाएगा। इस 5 में इंडिया नहीं आता है, इन 5 में वही आता है जो प्रथम विश्व युद्ध जीता था। इधर से अमेरिका, बीच में देखेंगे तो ब्रिटेन फ्रांस, और इधर देखेंगे तो रूस चाइना। कौन कौन आएगा? अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना। उधर में अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना। यही 5 गो आते हैं अस्थाई सदस्य। क्या आते हैं? अस्थाई, जिनके पास एक अधिकार है जिसे कहा जाता है वीटो। क्या कहा जाएगा? वीटो। वो किसी चीज को रोक सकते हैं, प्रस्ताव को रोक सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब समझो, जैसे किसी युद्ध को रोकना है तो सुरक्षा परिषद के लिए 1 मिनट का काम है। उस युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव जाएगा यूएनओ में। अगर इनमें 5 में से किसी ने मना नहीं किया, यानी 5 हाँ कह दिए, तो युद्ध रुक जाएगा। अब गया यूक्रेन लड़ाई रोकने के लिए कि रूस को कहिए कि यूक्रेन की लड़ाई रोक दे। हो गया, सारे लोग रेडी हो गए, लेकिन जो वीटो पावर है वो किसके पास है? रूस के पास। रूस ने कह दिया हम कहते हैं युद्ध नहीं रुकेगा। जो मारा तातरा दिया किसको? यूक्रेन। जिन लोगों को यूक्रेन के युद्ध की चिंता है उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि फलस्तीन में क्या हुआ। और ऐसा नहीं है जिन्हें फलस्तीन की बहुत चिंता है फलस्तीन, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर गए। शायद उन्हें यूक्रेन की राजधानी भी न पता हो, लेकिन उन्हें इस बात की पता है कि फिलिस्तीन में कितने लोग मरे। फिलिस्तीन का कौन कौन शहर है याद है उनको, गाजा याद है उनको, एकदम हर एक एक शहर उनको याद है कौन मरा यहाँ पे, लेकिन यूक्रेन में उनको नहीं पता है। समझ आ रहा है? मतलब आप समझिए, हम लोग को लग रहा था कि धार्मिक और जातिवाद केवल इंडिया के पॉलिटिक्स पे, तो इंटरनेशनल चीज है, इंटरनेशनल चीज है। समझ रहे हो? अब फिलिस्तीन गया, अरब वाले भागे भागे गए लोग यहाँ पर ऊंट पे बैठ के, हबीबी युद्ध रोक दीजिए। इजराइल इतना मार मार रहा है कि कोई मत पूछिए। यहाँ पे हम लोग की तो उतनी है मतलब हिम्मतें नहीं है इजराइल से लड़ सके। अरे बाप हो बाप, युद्ध रोकवा दीजिए। यूएनओ में गया युद्ध रोकने के लिए, तो कौन रोकेगा? सुरक्षा पर। अगर युद्ध रुक जाता तो किसको फायदा होता है? गाजा को, फिलिस्तीन को, क्योंकि ये तो लड़ नहीं पाएंगे। उनको पहले ही सेना रखने नहीं दिया है, एयरफोर्स नहीं रखना। अच्छा देखो, इन लोग को देखो शक्तिशाली बनते हैं अपने आप को। इजराइल के पास ना अपनी फिलिस्तीन के पास ना अपनी सेना है, ना वायुसेना है, ना नौसेना है, ना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, ना पानी वाली जहाज है, ना पनडुब्बी है। और उसको 31 को मिलकर मार रहा था सब। और उसके बाद अपने को कहता है सब बहुत बहादुर है। कहा हुआ था तुम्हारा अफगानिस्तान में? 10 साल तक लड़े रूस, अब 20 साल लड़ा अमेरिका, उसका पूरा नाटो मार के रद्द कर दिया। कहां गया तुम्हारा बहादुरी वियतनाम में? कहां गया तुम्हारा बहादुरी उत्तरी कोरिया किम जोंग के पास? सबसे पहले परमाणु बम निकालता है, कहता है कि इधर इधर ये सब बंदूक उंदूक से शुरुआत नहीं, ये थोड़ी ना कि बंदूक बम तो मिसाइल फिर परमाणु। मारना ही है तो कौन है बताओ? कौन है रे? ये जापान है। तो जापान का हम क्या किए हैं? तो तुम क्या किया है? अमेरिका का साथ क्यों दिया? जापान को बस इसलिए मारने के लिए धमकी देता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। दक्षिणी कोरिया को इसलिए मारने के लिए कहता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। कहा कि अमेरिका दूर है थोड़ा सा, हमें परमाणु बम है तो उधर भी मारेंगे, आई सबको भी निपटाएंगे। तो ये सब अमेरिका को समझाता है, उत्तरी कोरिया से मत लड़िए, आदमी ठीक नहीं है, हम लोग भी पिसा जाएंगे। नहीं समझ में गया? एकदम भयानक मार मार ले है। तो इजराइल गया, सॉरी फिलिस्तीन गया कहां पर? यूएनओ में। युद्ध रोकवा दीजिए। तुमको गेटवे पे मना कर दे, तुम कौन हो? कहा हम फिलिस्तीन है। कहा कि तुम इसका सदस्य नहीं है। तो कहा उससे क्या हुआ? सुरक्षा परिषद की तो जिम्मेदारी है विश्व में शांति ले आना, शांति लाइए। तो सारे देशों ने कहा कि हाँ हाँ ऐसे देश पे हमला हो रहा है, यहाँ पे ऐसे शांति होना चाहिए। अमेरिका ने कर दिया वीटो, मार दबा के पूरा उधिया दे, तुम धुआं धुआं कर दो अमेरिका। और अमेरिका जब सऊदी अरब जाता है तो स्वागत में आइए आइए,
समझे? हम लोग से क्या उम्मीद करो, हम लोग तो पहले नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के गुट निरपेक्ष, किसके हैं? गुट निरपेक्ष। और हम आज भी फिलिस्तीन को कहते हैं तुम खुल के सपोर्ट करो कि कश्मीर भारत का है, खुल के कहो कश्मीर भारत का है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और तुम्हारा गाजा जब तुमको इजराइल धोएगा तो हमको बचाओ। अरे बोलो एक बार, कश्मीर किसका है? भारत। हम लोग बोलने को तैयार है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। एक बार फलस्तीन बोले कि पाकिस्तान गलत कब्जा किया है कश्मीर पे, कश्मीर को खाली करो, हम लोग खुद बोलेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला था कि इजराइल का कब्जा गलत है। एक प्रधानमंत्री ने बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने। सोचिए, ऐसा थोड़ी होता है जी, आप अपने हिसाब से चलेंगे और हमको यहाँ पे, हम लोग भी, हम लोग से इजराइल कहता है कि जो हमास वाले हैं ना, हमास वाले बड़ी मार मारा था सब, मिसाइल विसाइल, ये आतंकवादी है सब, इसको बोलिए आतंकवादी है। भारत ने कहा हम क्या बोलेंगे? आपको लगेगा कि भारत ऐसा क्यों बोला? जब अजमल कसाब ताज होटल उड़ा दिया, एवरॉय होटल उड़ा दिया, 26/11 हमले में पूरे भारत को दहला दिया, तब भारत ने इजराइल से कहा था कि अजमल कसाब ठीक आदमी नहीं है, देखिए खुलेआम मारा है, इसको आतंकवादी घोषित कीजिए। तो इजराइल ने कहा था कि हम क्या आतंकवादी घोषित करेंगे, हमरा क्या किया है? और आज हमारे देश में लोग इजराइल को अपना फूफा समझ के बैठे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। जब तक हमारी जरूरत है और जब तक हमसे डर लग रहा है, तब तक हमारी इज्जत है। जिस दिन डर खत्म, जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। रूस से आज हमारी रिश्ते खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब ना रूस से हमें डर लग रहा है और ना रूस की उतनी हमें जरूरत लग रही है, क्योंकि रूस के पास अब उतना हथियार रहा नहीं। अब हम लोग अमेरिका की ओर जा रहे हैं, अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं, ये चीजें। तो इसलिए ज्यादा इसमें नहीं, कश्मीर की बात में कोई हम लोग अरब वाला साथ नहीं देगा। अरब वाला सोचेगा कि भारत ना दौड़ल चल जाए बिना जूता के इसको बचाने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए। नहीं, जिसे सुदामा के लिए कैसे दौड़ गए थे, तो भाई उस सुदामा थे पहले, उसका सुदामा बनिए, तो सुदामा बनिए थे, किस भगवान के लिए दौड़ गए थे? अब रहेंगे कौरव वाला हाल, इज्जत खोजेंगे सुदामा वाला, नहीं ना होगा। तो वो टाइम दौड़े थे कृष्ण भगवान, लेकिन फिर हथियार लेके। कौरव वगैरह के तो बढ़िया से नहीं निपटाए थे, घमंडे ले डूब गया उन सबको। तो सबसे मजबूत अंग कौन सा है? सुरक्षा। अमेरिका ना पाकिस्तान गया अमेरिका के पास और कहा सुनिए ना, हाई कश्मीर मुद्दा सुरक्षा परिषद में रखवा दीजिए और कहवा दीजिए ना कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा ले कि यहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। अब उस समय शुरुआत में हम लोगों से कश्मीर को हैंडल करने में गड़बड़ी हो गई थी कि बहुत बड़ी आबादी को आप बंदूक के दम पे नहीं कर सकते। बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ, आज जम्मू कश्मीर में सेना इतनी हेल्प कर रही होती है कि उनके बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं जम्मू कश्मीर से, ग्रेजुएशन करने, इंजीनियरिंग करने, तो सेना एक स्कॉलरशिप लाई है कि इस बच्चे की आधी फीस वो सेना देती है। आधी फीस कौन देती है? सेना। तो अब सेना के प्रति वहां के लोगों की मेंटेलिटी बदल रही। अब भारत फंस गया कि भैया अगर यहाँ जनमत संग्रह हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो भारत ने बोला रूस से कि भाई तुम्हारे पास तो क्या है, वीटो पावर है, रोक दे इसको, जनमत संग्रह क्या कर दो, रोक दो। तो जब पाकिस्तान जाता है यूएनओ में कौन सा मुद्दा लेके, रूस क्या करता है? वीटो कर, रूस क्या कर देता है? वीटो लगा देता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग, उसके बाद सुरक्षा, एक है न्यास, न्याय नहीं न्यास। क्या है? न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, पैसा जुटाना कि आखिर ये संगठन चलेगा कैसे, इस संगठन की इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, इस संगठन का बिजली बिल आएगा, एसी लगेगा, दुनिया के राष्ट्रपति इसमें आएंगे तो उनका अलग भौकाल होता है, मर्सिडीज गाड़ी से आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग लेमुजीन से आएंगे, लेमुजीन तो और खतरनाक, क्लास इतना चौड़ा है, हाँ जी इतना चौड़ी गाड़ी है, ट्रेन है सोच रहा अपने आप में, बहुत बड़ी है लिमोजीन, बहुत महंगी भी, बम मार देंगे तब वो कुछ नहीं होगा उसको, महंगी। तो इसके लिए पैसा कौन जुटाता है? न्यास। पैसा कौन जुटाएगा? मैनेजमेंट कौन देखेगा? सचिवालय। सचिवालय। मैनेजमेंट कौन देखेगा? सचिवालय देखेगा। सचिवालय का काम क्या है? मैनेजमेंट देखना। महासभा में सभी देश होंगे, जब बैठक होगी पूरे देशों की तो किसकी बैठक बुलाई जाएगी? महासभा।
महासभा को पूरी दुनिया का लघु संसद कहा जाता है, पूरी दुनिया का एक छोटा संसद। पूरी दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा पर। इसका काम तो ट्रस्ट है, सचिवालय का काम है सारा चीज मैनेज करना कि कौन सा महासभा में मैटर जाएगा, कौन कहा जाएगा, कौन कैसे जाएगा। महासभा समझा गया। अगला सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें सब लिखा होगा, देखो यहां पर नहीं लिखा तो इधर देखो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर कोई ऐसा मामला फंस गया है जो इंटरनेशनल कोर्ट का उसको सुनाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको सुनाएगा। अभी हम लोग को ना इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि आप बंगाल की खाड़ी का पूरा यूज नहीं कर सकते हैं, उसका लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपको बांग्लादेश को देना होगा। हम लोग ने दे दिया किसे? बांग्लादेश को। लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिणी चीन सागर में कानून सुनाया तो चाइना कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, हम तो इसी को नहीं मानते हैं। नहीं समझे? जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी को फैसला सुना दिया कि फांसी की सजा है तो डर जाएगा, और कोई कहेगा ये सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, यही इलीगल है, तो सोचिए क्या होगा। तो चाइना कहता है इंटरनेशनल कोर्ट माने कौन सी, हम इसको मानते ही नहीं है, हम इसको नहीं मानते। दम है तो आप फरियाले, आप फरियाले। अब जज साहब जाएंगे फरियाने और मारियो देगा। अभी ना ऑस्ट्रेलिया का एक जहाज यहाँ उड़ान भर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जहाज यहाँ उड़ान भर रहा था इंटरनेशनल में, तो चाइना की 2 जहाज आके इसको घेर लिए सब। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, आप इसको क्यों घेर लिए, हम लोग तो इंटरनेशनल समुंदर में थे। तो कहा भागो यहाँ से, भगा होगा दिया। अगले दिन 5 गो पानी वाली जहाज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में घुसा दिया चाइना, और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा हवा में, मिसाइल विसाइल में। ऑस्ट्रेलिया की क्या कर रहा है? तो कह रहा हम इंटरनेशनल पानी में है, इंटरनेशनल पानी में। देश ऐसे चलता है, हमारी तरह नहीं कि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे, और जब बात चाइना की आएगी तो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता लोग का मोए मोए हो जाएगा। देश ऐसे नहीं चलता है। हमारे देश में धर्म, जाति, राजनीति इतनी सर्वोपरि है जिसका कोई हद नहीं। ये है देश। और हमारे यहां चाइना घुसपैठ कर दिया और हम लोग कह रहे थे कि ये यहां से वापस जाओ, यहां से। अरे भाई आप 20 जगह से आप भी घुस जाइए ना, 20 जगह से आप भी घुस जाइए। तुम एक जगह घुस जाओ, हम 20 जगह घुस जाते हैं, तुम रखे रहो। नहीं समझे? जैसे हमारा कोई 100 रुपया रख लिया, हमको 5000 रख ले, हम कह रख लो, यही ना जी, नहीं तो पंचायती करो। तो हम लोग अजीब टाइप में होते जा रहे हैं। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब देखो सामाजिक परिषद में आर्थिक में क्या लिखा दिया जी? आर्थिक परिषद। आर्थिक परिषद में क्या है भैया? WHO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कोई आपका डिजाइन ना चोरी कर ले, कॉपीराइट ना चोरी कर दे, ये सब कौन देखेगा? आर्थिक परिषद। सामाजिक परिषद में क्या देखेगा? आपका हेल्थ ठीक है कि नहीं, WHO। आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मेडिसिन वगैरह है, मेडिसिन दवाइयाँ वो सब काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने अंग? 6 याद रहेंगे, याद करके देखिए, पूछेंगे।
बताएंगे? यूएनओ की स्थापना कब हुई? सब कंफ्यूजन में जा, हम तो 6 को याद किए थे, हम कहाँ आर्थिक सामाजिक। 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय जनेवा में या न्यूयॉर्क में? ऑफिस वगैरह जनेवा में। संस्थापक वुडरो विल्सन या रूजवेल्ट? रूजवेल्ट गधा कहीं का, वुडरो विल्सन बोलता है। ये सब एक ऐसा लड़का है सब ना, ये सब का हमको लगता है ऊपर वाला खोपड़िया बनाया और रख दिया, खाली सप्लाई जोड़ना भूला गया। नहीं, जैसे पंखा टांग दीजिए कनेक्शन भूला जी, तो कितना स्विच दबिए घूमे नहीं करेगा, तो उसी तरह रख दिया इसे। जकाल तो क्या है, तुम ऐसे होते जा रहा है, खेतवा में नहीं टांग देता है सब आदमी। हड़िया उड़िया टिक के एकदम खाना पीना खाओ तुम ऐसे। तुम लोग ज्यादा मजाक नहीं उड़ाया करो लड़का सबका कि कैसन है कैसन नहीं है। मुंह धोगे तुम लोग भी वैसे नहीं हो। एक पोता सीमेंट पोत के मुंह पे, के बाद अपने को बहुत बड़का हूं। बताइए यूएनओ का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? सबसे शक्तिशाली? विश्व का लघु संसद? विश्व का पुलिसमैन? सुरक्षा? यूएनओ के डेली के कामकाज को कौन देखता है? सचिवालय। कहीं का भी देख कर कौन करता है? सचिवालय, सेक्रेटरीट, सचिवालय काम करता है। आगे बढ़े। महासभा में कितने देश? 193। सुरक्षा परिषद में 15 के 15 अस्थायी हैं। हाँ, 5 अस्थायी हैं। सुरक्षा परिषद, अंग्रेजी में सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 2 तरह के हैं। 5 क्या हैं? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। इनका कार्यकाल होता है 2 साल, इनका कार्यकाल होता है अनंत। ये हमेशा रहते हैं, अनंत होता है। इनके पास एक विशेष पावर है, बीटो। क्या है? बीटो। बीटो पावर का मतलब होता है सारा हुआ रहा लास्ट में रोक सकता है। उसे क्या कहेंगे? बीटो। जैसे आपके घर में मम्मी पापा को बीटो है, आप कोनो प्लान बनाए रहेंगे, मान के चलिए खूब बढ़िया प्लान बनाए, एक तो मोबाइल खरीदाएगा, 20,000 का मोबाइल है, 2,000 का कवर है, फिर ऐसे है, 400 का टेम्पर ग्लास है, ये लगा होगा, सब फाइनल। मम्मी भी कह दी कि हाँ बाबू न काला रंग के मोबाइल दियो, नजर न लगतो। तो आपका पूरा प्लान हो गया, सचिवालय से पास हो गया। पापा आए, आप उनको कहें कि मोबाइल चाहिए, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली मोबाइल लेके घूमेंगे यहाँ बहुत बड़का, अभी कम ना तुम तांडव किया है कि मोबाइल और दे दे, भाग यहाँ से, हो गया, लग गया बीटो। तो सबके घर में मम्मी पापा दोनों बीटो लगाते हैं। किसी किसी मामले में पापा बीटो लगाएंगे, किसी किसी में मम्मी बीटो लगा देंगे, तो बीटो हो जाता है। अभी जैसे तुम लोग बेरोजगार रहोगे, लड़का या लड़की कोई बेरोजगार, तुम प्रस्ताव लेके जाओगे घरे ना कि हमको इससे ब्याह करना है, तो दोनों बीटो लगाएगा। हाँ, ऐसे दोनों क्या करेगा? बीटो लगाएगा यहाँ से बीटो। लेकिन जब जॉब हो जाएगा तो तुम लोग किस में आ जाओगे? अस्थाई सदस्य। अब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, अब जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा ना, लड़का या लड़की, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि देखो तो हमारे नजर में ये ठीक है, ये लड़का या ये लड़की ठीक है, आपका क्या कहना है जिले इलाही? तो आपको पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो आप मार दीजिए बीटो, आप मार दीजिए बीटो ना, ठीक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना अंतर है। अभी आप किस में हैं? अस्थायी। अभी आपके पास बीटो नहीं, जॉब हो जाएगा तो बीटो, बीटो पावर। और हर तरह का बीटो आ गया। मान के चलिए आपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ ठीक है एक से ब्याह करना, लेकिन फिर घर के लोग कहेंगे कि कब दिन तारीख रखाएगा? 2 महीना रख दे, 2 महीना ना, 1-1.5 साल बाद। अभी
अभी बहुत वर्कलोड है, ऑफिस का काम निपटाना है, नया नया ज्वाइनिंग हुआ है, समझे में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग करना ही है। आपके पास क्या आ जाएगा? B2। और नहीं तो लड़की सब का तो हाल है फिलिस्तीन वाला, महासभा में भी नहीं है सब। हाँ? फिलिस्तीन वाला हाल हो गया। इस को तो सुरक्षा पर से महासभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है, 93 में से भी बाहर। चुपचाप सब लोग डिसाइड हो जाता है कि हाँ कितना दहेज दियाएगा ही दियाएगा। एक छोट पासपोर्ट साइज फोटो दे दिया तो देख लो, नहीं समझ में गया, बहुत उटपटांग हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ वीटो आप लगा सकते हैं, अभी वीटो कोई नहीं सुनेगा। लड़की लोग जल्दी पढ़ाई करना ताकि वीटो पावर आ सके, अदरवाइज में तो वीटो जब घर वालों को रहेगा तो हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। घर वालों के पास तो जब रहता है तो उन लोग को ये नहीं समझ में आता है, लड़की सबका जब ब्याह करते हैं ना घर वाले, तो पता नहीं क्या है ना, लड़का कैसा नहीं देखबे नहीं करेगा, वो देखे कितना घर द्वार, मुझे लगता है कि इनके बेटी ब्याह करके बगीचे में जाएंगे के बारे में, कितना खेत है, पिताजी क्या करते हैं जमीन। देखो जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। अब नहीं तो अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, तो ये जो फिल्मी दुनिया वाले हीरो हीरोइन है ना, इनके पास पैसा, सुंदरता, घर द्वार, आलीशान बंगले, करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डिवोर्स इन्हीं सब में होता है। गांव में तुम देखना, दूर क्या अपने घर में देखो मम्मी पापा को, पड़ोस में किसी गरीब के घर में देखो, 2 टाइम खाने को नहीं है लेकिन परिवार एक साथ रहता है। तो घर में पता नहीं क्यों इंसान अच्छा नहीं देखेगा। अब पता चला बगीचा है, खेत है, 20 बीघा खेत है, गाड़ी है, और दारू पी रहा है, क्या मतलब बनता है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहे, किराए के घर में रहे, शराब वराब न पिए भाई, इज्जत से बात तो करेगा, तकलीफ को तकलीफ समझेगा। अरे आज पैसा नहीं है, कल कमा लेगा। यहाँ पे तिरिया चरित्र पुरुषस्थ भागम दैवो न जादा को तो मनुष्यम। संस्कृत में अब तुम पंडित जी से ट्रांसलेट कराना। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य, दैवो ना जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है। तो कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता, तो मेहनत करते रहना। आगे बढ़े। अरे ये सब संस्कृत वाला है, आप पे पंडित जी लोग को पता रहेगा। तुम पंडित जी हो? नहीं तो पंडित जी नहीं है ये, झूठो नहीं बोल देना। आगे बढ़ते। तो अस्थाई है, अस्थाई समझ में आ गया? भारत अस्थाई है? हाँ, दुनिया का एक देश भारत है, अस्थाई नहीं है, फिर भी हम लोग विश्व गुरु कह रहे हैं। हमको समझे में नहीं आ रहा है। कईयों को उठ के कहेगा कि हम ही अकबर बादशाह हैं। हम लोग अस्थाई सदस्य नहीं है यूएनओ को, ये शर्म की बात है। जबकि यूएनओ अगर भारत को अस्थाई नहीं देगा तो किसे देगा? अस्थाई सदस्यता पाने के लिए कुछ शर्तें रखा है यूएनओ ने, कि देश में राजतंत्र या तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अरे चोट्टा, तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थाई सदस्य नहीं दिया है, और तुम कहता है ये तुम्हारा उद्देश्य है। कहता है कि वह देश आतंकवाद का समर्थक नहीं होना चाहिए। भारत में आज तक किसी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। उसके बाद कहता है कि वह देश यूएनओ की मदद करना चाहिए। हम यूएनओ की मदद करते हैं सेना भेज के, हम यूएनओ की मदद करते हैं दवाइयां भेजकर। हम लोग हमेशा यूएनओ की एनडीआरएफ इत्यादि की टीम भेज के मदद करते हैं। हम हमेशा यूएनओ की मदद किए। और उसका कहना है कि यह देश यूएनओ अमेरिका यूएनओ के हर नियम का पालन करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ अटका देता है 2 जगह। कहता है कि एक नियम था एनपीटी, नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, और एक सीटीबीटी। सीटीबीटी नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी का मतलब होता है कि हम परमाणु बम की टेक्नोलॉजी किसी को देंगे नहीं। और सीटीबीटी का होता है कि 1974 के बाद हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। तो भारत 1999 में किया, 98 में। तो भारत ने इन दोनों को नहीं पालन किया।
इसको तो पालन किया एनपीटी, हमने किसी को अपना परमाणु बम का मॉडल नहीं बेचा है और नहीं ले, लेकिन सीटीबीटी का पालन हम नहीं किए। सीटीबीटी में कहा था कि आप परमाणु बम का परीक्षण न हवा में कर सकते हैं, न पानी में कर सकते हैं, न जमीन पे कर सकते हैं। तो न हवा में कर सकते हैं, न जमीन पे कर सकते हैं, न पानी में कर सकते हैं। तो भारत ने जमीन खोद के अंदर किया है, भारत ने जमीन खोद के अंदर किया, भूमिगत किया है। क्या किया है? भूमिगत, सबवे। अब भूमिगत इसमें अलाउ है, भूमिगत इसमें अलाउ है, बाहर अलाउ नहीं है। तो हम लोग ने तो सीटीबीटी पे भी मान लिया। इसके बाद इसका कहना है कि आपका कोई जमीन विवादित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको अस्थायी सदस्यता मिल जाएगा और आप उस विवादित एरिया को वीटो करके रोक देंगे। हम लोग का अटक जाता है क्या चीज? जम्मू कश्मीर। क्या अटक जाता है? जम्मू कश्मीर। क्या अटक जाता है? जम्मू कश्मीर। लेकिन भारत के लिए एक फेवर हो गया, भारत ने ना जम्मू कश्मीर की स्थिति को जांच करने के लिए यूएनओ से एक संगठन बनवा लिया जिसका नाम था डिक्सन कमीशन। क्या नाम था? डिक्सन कमीशन। जैसे साइमन कमीशन था ना, वैसे डिक्सन कमीशन आया जम्मू कश्मीर की जांच करने के लिए, क्या मैटर है क्या नहीं है पूरा जांच किया। उसके बाद रिपोर्ट दे दिया कि जम्मू कश्मीर का मामला एक क्षेत्रीय मामला है, इसे भारत और पाकिस्तान को आपस में बैठ के सुलझ करना चाहिए, इसमें यूएनओ की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और डिक्सन आयोग किसका था? यूएनओ का था। किसका था? यूएनओ। तो भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर विवादित कैसे है? तुम्हारा ही डिक्सन आयोग ये कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, क्षेत्रीय मामला है, ये लोग सुलझा लेंगे, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तो हर बात किसके फेवर में आ गई है? भारत के फेवर में आ गई है कि हमें क्या मिलना चाहिए? वीटो मिलना चाहिए, अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत ये कहता है कि भैया हमको क्या चाहिए? अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब अस्थायी सदस्यता मिलने के लिए भारत कहता है कि नहीं, ब्राजील को भी मिलना चाहिए, साउथ अफ्रीका को भी मिलना चाहिए, भारत को भी मिलना चाहिए और जापान को भी मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? जापान। तो हम लोग G4 बना के कहते हैं हम सब ग्रुप 4 वालों को सबको मिलना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सारा चीज तो अटक जाता है कि सपोज कीजिए कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुआ कि किससे वीटो मिलेगा। किसमें? सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में तो इसमें कितने सदस्य हैं? 10 + 5 = 15। इनके रूठने ना रूठने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए 10 के 10 राजी हो गए, लेकिन हई जो के पास पहले से वीटो है, अगर ई बैला किसी पे वीटो मार दिया तो सारे के सारे लोगों के सहमत होने के बावजूद हम लोग जा पाएंगे? हाँ, नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग को अभी यूएनओ में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि हम अपना प्रस्ताव लेके जाएं और कहीं वीटो मार के बाहर ना कर दे, प्रस्ताव रोक देगा। अब समझिए ब्राजील के मामले में ठीक है, ब्राजील को मिल जाए क्योंकि इस महाद्वीप में किसी के पास नहीं है। अफ्रीका को मिल जाए, दक्षिण अफ्रीका को कि इस महाद्वीप में किसी को नहीं है, तो इन लोग को भी मिलना चाहिए। भारत को मिलना चाहिए क्योंकि हमारा अपना लॉजिक है। जापान को चाइना वीटो कर देगा, जापान को चाइना वीटो कर देगा, रूस भी वीटो कर देगा, क्योंकि दोनों में भयंकर दुश्मनी है। क्योंकि पूरी जापान में अमेरिका की फौज खड़ी है। परमाणु बम मारा था ना अमेरिका इसके ऊपर, तो जापान टूट गया था। वहां के लोग एकदम घबरा गए थे कि कौन मर जाएगा पता ही नहीं चले। जापान ने सरेंडर कर दिया, कहा कि अगर कोई देश मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा तो हम अपनी सेना ही खत्म कर देंगे। तो जापान ने अपनी सेना ही खत्म कर दिया, अमेरिका की सेना उसका सुरक्षा करती है। आज भी जापान की सड़कों पर यूएस आर्मी घूमती है और अमेरिका उसका पैसा लेता है। उस हिसाब से तो सोचा पूरी दुनिया का हम लोग सुरक्षा कर लें। मार वैकेंसी निकाल सेना की अग्निवीर भेज दे, पूरा दुनिया सुरक्षा कर। तो जापान को रोकेगा वीटो करके कौन? चाइना और रूस। चाइना और रूस। आगे बढ़े। अभी देखो यूरोप में 3 को वीटो है, फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास, रूस के पास। हाई महाद्वीप कौन सी है सब? तो हम लोग का सबसे बड़ा बाधा कौन बनेगा? चाइना। हम लोग की सबसे बड़ी बाधा कौन बनेगा? चाइना का कहना है पाकिस्तान भी अस्थायी सदस्य बनेगा। तो कोई बात नहीं, बना दो इसको, तो रूस वीटो कर देगा। बना दो, हम लोग तो कहेंगे हाँ बना दो, इसको वीटो कौन कर देगा? रूस कर देगा इसको वीटो, नहीं तो अमेरिका खुद वीटो कर देगा। कहेगा नहीं ये आतंकवादी वगैरह सब ये चला है यूएनओ में, वो अस्थायी रूप से तो दिक्कतें हो जाएगा। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है। लेकिन चाइना हम लोग को कभी वीटो करने नहीं देगा, क्योंकि चाइना के पॉलिटिशियन हमारे पॉलिटिशियन की तरह डरपोक नहीं है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो स्पष्ट जाके वहां क्या करेंगे, वीटो करेंगे। उन्हें पता है कि आज वीटो नहीं किए तो अगर ये अस्थाई बन गया तो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो हमारे वीटो में सबसे बड़ी बाधा कौन है? चाइना। अमेरिका रेडी है? रेडी है। ब्रिटेन रेडी है। फ्रांस रेडी। रूस तो 200% रेडी है। केवल बाधा कौन बनेगा? चाइना। अब चाइना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, समझ में आ गया? और जिस हिसाब से हमारे यहाँ डरपोक पॉलिटिशियन है, ये चाइना तो छोड़ो ना, इनको श्रीलंका आंख दिखा के चल गया। श्रीलंका आंख दिखा दिया, मालदीव आंख दिखा दिया, नेपाल आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश हमारे नाक के नीचे से तख्ता पलट करके शेख हसीना को बाहर कर दिया। ये चाइना को डरा पाएंगे? हाँ, अरे बिस्कन्याओं ने, इनका मीडिया ने साथ दे दिया तो ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं लोग? तो ये एकदम उटपटांग है चाइना को कंट्रोल का। सबसे बैल तो ये था ब्रिटेनवा। ब्रिटेनवा क्या कह रहा है? यही ब्रिटेनवा कह रहा है कि भारत को अस्थाई सदस्यता बनाने के हम पक्षधर हैं, लेकिन वीटो पावर देने की जरूरत नहीं है। तो वही हो गया, ब्याह हो जाएगा विदाई ना हो। तो बताओ भाई, हम अस्थाई सदस्य बन के क्या करेंगे? हमको क्या वीटो पावर ही नहीं मिलेगा। तो एक से एक है समझा। तो हम लोग का कहना है ठीक है, तो अस्थाई बना दे। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर देंगे, देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन इन यूएनओ स्ट्रक्चर, कि यूएनओ के स्ट्रक्चर में भेदभाव है, हम भी अस्थाई है वो भी अस्थाई, उसके पास वीटो है हमारे पास वीटो नहीं है। तो बाद में ब्रिटेन मान गया कि ना ना विदाई भी होगा, विदाई भी होगा। नहीं समझे? अरे अस्थाई तो बनने दो ना, अस्थाई बनल रहेगा, वहीं हम लोग बैठल रहेंगे यूएनओ में ही। रात में आगे कोई बंद करना, बंद हो रहा है, गेट बंद हो गया, जाओ यहीं रहेंगे हम। आगे बढ़िए। यूएनओ समझ में आ गया? हम लोग की सबसे बड़ी बाधा कौन है? चाइना को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। चाइना कंट्रोल कैसे होगा? हम लोग हिंद महासागर को डिस्टर्ब कर दें, इंडियन ओशियन पे कहें कि पूरा मेरा है, पूरा मेरा है। अब इससे आएगा चाइना का ये दक्षिणी चीन सागर, चाइना कहता है कि ये मेरा है। तो लोग हमसे कहेंगे काहे पगला गए भाई? तो कहा जाएगा जब दक्षिणी चीन सागर चाइना का है और तुम लोग कुछ बोलिए नहीं रहा है तो ये हमारा हो जाएगा, हमको ही मत बोलो। तो यहाँ पर पूरा पेट्रोल भरा है, यहाँ नहीं है। तो चाइना कहेगा काहे तांडव कर रहा है? तो चाइना से कहोगे ठीक है, यूएनओ में जब मैटर जाएगा ना तो शांति से रहियो, तुम वीटो उटो नहीं करना। दूसरा एक और चीज है, इंडिया एमटीसीआर का सदस्य है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। जो एमटीसीआर का सदस्य होता है वही देश 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा दूरी वाला मिसाइल खरीद सकता है और बेच सकता है। अगर आप एमटीसीआर के सदस्य नहीं हैं तो आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल दूसरे को बेच नहीं सकते हैं और ना ही दूसरे से खरीद सकते हैं। इसलिए चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। यही कारण था कि जब रूस से S-400 मिसाइल खरीदना था तो यह मिसाइल 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी मिसाइल और जहाज को मार के गिरा सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एयर डिफेंस के लिए। अब भारत ने भी यह मिसाइल खरीदा तो भारत को तो मिल गया S-400, लेकिन रूस ने चाइना को इसी दाम में S-300 दिया है। कहा कि तुम एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, तुमको 300 किलोमीटर ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं देंगे। तो उसकी जहाज अगर उड़ रही है चाइना की, तो हम यहीं बैठे बैठे 400 किलोमीटर अंदर जाके उसकी मिसाइल को मार सकते हैं। और वो कितना आ सकता है? 300 किलोमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, 300 किलोमीटर पीछे घसक जाते हैं और तब कह के मार के दिखाओ मार के, हम लोग मार देंगे उसको। वो पीछे घसकेगा तो थोड़ा सा हम लोग भी घसक जाएंगे। हमको उससे केवल 300 का डिस्टेंस बनाना है, लेकिन उसको हमसे 400 का, तो दौड़ाते रहेंगे हम लोग। आ जाओ, समझ में आ गया? इसके अलावे बेच भी नहीं सकता है चाइना। चाइना चाहता है पाकिस्तान को खतरनाक हथियार बेचे, लेकिन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, इसलिए बेच ही नहीं पाता है। और हम लोग एमटीसीआर के सदस्य हैं। हम लोग यह मिसाइल फिलीपीन को दे रहे हैं, वियतनाम को दे रहे हैं,
जापान को देंगे, साउथ कोरिया को देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल सबसे खतरनाक मिसाइल है, दे चाइना को पूरा इधर से उधर दे देंगे। अब चाइना क्या कहेगा? चाइना भी बनना चाहता है कि नहीं एमटीसीआर का सदस्य? आप बताइए, बनना चाहेगा कि नहीं एमटीसीआर का सदस्य? अब एमटीसीआर में चाइना सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम, इसका भारत सदस्य है, और भारत के पास यहां पर वीटो है, भारत के पास यहां पर वीटो है। चाइना आता है इसका सदस्य बनने के लिए, हम लोग वीटो मार देते हैं, ना ना तुम ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं है। लेकिन चाइना बहुत होशियार है, कहा कि एमटीसीआर का सदस्य नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को अस्थायी नहीं होने देंगे, भारत को अस्थायी होने नहीं देंगे। तो बहुत हो गया ये डिफेंसिव डिफेंसिव। अब भारत को ऑफेंसिव होना पड़ेगा, दो चार को यूएनओ की मीटिंग में जेबे न करे, यूएनओ की मीटिंग में जेबे न, और यूएनओ की दुखती नस को पकड़ ले, 5 बार जाके उत्तरी कोरिया में मीटिंग कर ले, समझा गया? लाल किला पे एक बार किंग जोंग को बुला दे, मतलब सीधी सी बात, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मटका फोड़ देंगे हम, उंगली तिरछा करके 100 ग्राम निकाल लोगे, फोड़ दो मटका, भरो जुरी पियो घी, सीधा से नहीं निकलेगा तो तिरछा से निकलेगा। 100 ग्राम घी में निकाल के हम क्या करेंगे? सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो मटका उल्टा करो, समझा गया? मटका उंगली को मटका उल्टा करो, तो दुखता दुखता 2-4 को नस रख दीजिएगा ना, समझा गया कि नहीं? पागल हो जाएगा। फिलिस्तीन पे समझौता के लिए बुला लो, फिलिस्तीन को समझौता के लिए बुला लो, और कह दो कि यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पे भी रूस का अधिकार है, यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पे भी रूस का अधिकार। पागल हो जाएंगे सब। हाँ, भारत एक बड़ा हिस्सा है, इसकी बात जब रखा जाएगा तो दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, और उधर से रूस बोलते ही जाएगा देयर इज नो यूज ऑफ यूएनओ, रूस यूएनओ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूएनओ का सताया ये भी है, कोई मतलब नहीं बनता जब आपने भारत को रखा है। तो 3-4 को स्टेप लेना पड़ेगा तब जाके वो होगा, नहीं समझ में आ रहा है? और समझौता कर ले भारत, जैसे ताइवान जो है ना, ताइवान ये एक जगह, ताइवान चाइना कहता है कि मेरा है, चाइना कहता है मेरा है, रूस से कहते कि भैया ठीक है, तुम हमको वीटो में विरोध मत करना, हम भी इसमें विरोध नहीं करेंगे, तुमको कब्जा करना है तो कर लो, वैसे भी कब्जा लेगा इसको, वैसे भी कब्जा लेगा। हम लोग कौन सी अपन पीओ को तो छोड़ा ये नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे की पंचायती करने जाएंगे, घर में आग लगल है, रहेंगे फायर ब्रिगेड के इंचार्ज। आगे बढ़े, तो यूएनओ समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।